वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हमारा पॉइंट चल रहा है परमाणु और अणु वाला, ठीक है। तो उसमें परमाणु मॉडलों तक के क्वेश्चंस मैंने एक अलग से वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। आज ये क्वेश्चन से संबंधित दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 23। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी भी परमाणु के लिए, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11। अतः इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब धनायन में जो सोडियम धनायन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी संख्या अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो सोडियम आयन का पूछा जा रहा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, ठीक है। तो मूल परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये धनायन बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, शेष बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समभारिकों के लिए सत्य है। तो मित्रों इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं समभारिकों से संबंधित। इनमें से अपने को जो सत्य कथन है उसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो देखते हैं अपन ऑप्शन ए है, इनके भौतिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन बी है, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी है, यह अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समभारिक और समस्थानिक क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर समभारिक समस्थानिकों से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो आप देख लेवे। तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो समभारिकों के बारे में पूछा जा रहा है, तो समभारिक किनको कहते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान होते हैं, लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो जो समभारिक होते हैं उनके भौतिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। और परिभाषा में हमने बोला है कि वो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि इनके भौतिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल समभारिकों के भौतिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। दूसरा है बे ऑप्शन है, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, बिल्कुल इनके रासायनिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी में है, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, बिल्कुल ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। तो जो तीनों ही ऑप्शन है वो समभारिकों से संबंधित सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन परमाणु है, उसका अपने को परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, या अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद में इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो प्रश्न है कि निम्न में से क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। तो ऑप्शन ए में है 35, ठीक है। ऑप्शन बी में है 35.5, ऑप्शन सी में है 37 और ऑप्शन डी में है 37.5। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। तो 2 अलग अलग परमाणु का जो
परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग है, लेकिन है दोनों जो परमाणु है वो एक ही तत्व के होते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इनका औसत विधि से परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है वो होता है 35.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस तत्व का लैटिन भाषा का नाम नेट्रियम है। ठीक है, तो दोस्तों नामकरण पद्धति हमने पढ़ी है। ठीक है, कुछ तत्वों के जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा या अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस तत्व का लैटिन भाषा का नाम नेट्रियम है। ठीक है, नेट्रियम किसका जो है वो लैटिन भाषा का नाम है। तो यहाँ 4 तत्व दिए गए हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में है आयरन और ऑप्शन डी में है मरकरी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N और इसको नाइट्रोजन ही कहते हैं। आयरन है, आयरन किसको कहते हैं, लोहे को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए और से। अब बात करें बे और दे की, पहले दो दे वाले ऑप्शन को देखते हैं। दे है मरकरी, तो मरकरी पारे को बोलते हैं और उसका नाम पारा या मरकरी या लैटिन भाषा का नाम हाइएंसियम होता है। क्या होता है, हाइएंसियम। अब यहाँ पे बात करें सोडियम, तो सोडियम जो है इसका लैटिन भाषा का नाम होता है नेट्रियम। ठीक है, क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से मैग्नीज तत्व का प्रतीक है। तो मैग्नीज तत्व का क्या प्रतीक है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है MO, ऑप्शन बी में है Mg, ऑप्शन सी में है Ma और ऑप्शन डी में है Mn। तो दोस्तों ऑप्शन ए में MO दिया हुआ है। MO होता है मोनिबिडेलम तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक, मोनिबिडेलम तत्व का प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन बी में है Mg, तो Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है और इसका परमाणु क्रमांक है 12। कितना होता है, 12। जबकि अपने को पूछा जा रहा है मैग्नीज तत्व का प्रतीक पूछा जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये जो ऑप्शन बी में Mg दे रखा है ये मैग्नीशियम तत्व का है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। अब ऑप्शन सी में बात करें, ऑप्शन सी में है Ma, ऑप्शन सी में क्या, Ma दोस्तों किसी भी तत्व का प्रतीक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन दे की बात करें Mn, तो 3 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही होगा राइट, Mn है, यही मैग्नीज का जो प्रतीक है। और मैग्नीज जो तत्व है वो 24 नंबर पे आता है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 24 होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे Mn। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग गेंगा या गलगंड रोग के उपचार में करते हैं। तो उस समस्थानिक का नाम बताना दोस्तों जिसका उपयोग है गेंगा या गलगंड या जिसको अपन गाइट रोग कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में स्थित होती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से गला है वो फूल जाता है। ठीक है, और ये जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन है वो नहीं बना पाती है, साथ ही साथ आयोडीन की कमी के चलते वो ग्रंथि है वो फूल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस रोग के उपचार के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है कोबाल्ट, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है आयोडीन और ऑप्शन डी में है यूरेनियम। तो दोस्तों बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट जो होता है उसका उपयोग करते हैं अपन कैंसर में। किस में उपयोग करते हैं, कैंसर में। तो इसका आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, K फॉर कोबाल्ट और K फॉर कैंसर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन है इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं करता है। ठीक है, जो यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु भट्टियों में, ठीक है, या ऊर्जा उत्पादन में यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो आयोडीन है, इसी आयोडीन का एक समस्थानिक होता है I131 है ना, आयोडीन 131। तो उस समस्थानिक का उपयोग है वो गेंगा या गाइट रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों इस प्रश्न में न्यूट्रॉन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही कथन है उसको अपने को सेलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन में से 3 गलत होंगे और एक ऑप्शन है वो सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन बी में है इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है।
ऑप्शन सी में है इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन डी में है इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं वापस कि इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमने अंतर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। आगे बात समझ, किसके बराबर में होता है? प्रोटॉन के बराबर में होता है, और इन पर कोई आवेश है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बे, इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न तो धनावेश होता है न ही ऋणावेश होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, विद्युत रूप से। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगला ऑप्शन से है इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल ही नगण्य होता है ना, न गिनने योग्य होता है, इतना कम होता है ना कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी इनका इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 1/1837 गुणा होता है, तो बहुत ही कम होता है द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन दे में इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, तो आवेश तो मैंने पहले ही कह दिया, इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, तो बे और दे वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब इनका द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा समस्थानिकों का सही युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से युग्म दे रखे हैं, समस्थानिकों का कौन सा युग्म है वो सही है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो होंगे गलत होंगे, या 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन है वो गलत होगा। तो पहले अपना ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है C12 एवं C14। 12 और 14 यहाँ पे क्या है, ये द्रव्यमान है। ठीक है, ऑप्शन बी में है C14 एवं N14 या N14 बोल दो। ठीक है, ऑप्शन सी में है N14 एवं N15, और ऑप्शन डी में है ए एवं से दोनों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समस्थानिक कहते हैं किसको है, तो समस्थानिक का मतलब होता है सम प्लस स्थानिक, मतलब जिनका आवर्त सारणी में स्थान एक ही हो, एक ही जगह पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी में दोस्तों अलग अलग तत्वों का तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कार्बन अलग 6 नंबर पे आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन 7 पे आएगा, ऑक्सीजन 8 पे आएगा। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अब अपन देखते हैं ऑप्शन और राइट आंसर को चुनते हैं। ऑप्शन ए में देखो आप C12 और C14 है, तो C12 और C14 दोनों कार्बन के ही परमाणु है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, सेम ही होगा, 6 होगा, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। इसकी पहले वाले की 12 है और दूसरे वाले की 14 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें ऑप्शन बे की, तो ऑप्शन बे में है C14 और N15। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान समान दे रखा है 14, लेकिन जो एक परमाणु है वो कार्बन का है और दूसरा है वो नाइट्रोजन का है, तो ये समस्थानिक नहीं है दोस्तों, ये समभारिक है। ये क्या है, समभारिक है, तो ऑप्शन बे नहीं होगा। ऑप्शन सी में है N14 एवं N15, तो ये भी जो दोनों समस्थानिक है, क्योंकि दोनों जो तत्व है वो नाइट्रोजन के ही है। एक का परमाणु द्रव्यमान 14 है और दूसरे का 15 है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, एक ही है, क्योंकि दोनों तत्व है नाइट्रोजन के ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ए और से दोनों वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दे, ए एवं से दोनों। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में है, प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक और समभारिक हमने पढ़े हैं। ठीक है, और उस वीडियो में हमने समस्थानिकों के बारे में भी पढ़ा है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक भी हमने वहाँ पर पढ़े थे, और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं वो अपने को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन सी में है 4। ठीक है, तो याद करो कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हमने वहाँ कितने पढ़े थे। तो वहाँ पे मैंने बताया था, एक तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो कहने का मतलब 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो दोस्तों अभी मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको बताए हैं। ऑप्शन ए में प्रोटियम, ऑप्शन बी में है ड्यूटीरियम, ऑप्शन सी में है ट्राइटियम और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ये जो ए, बी और सी तीनों में जो दे रखे हैं वो तीनों ही हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है वो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। पहला जो समस्थानिक है वो प्रोटियम है, दूसरा है वो ड्यूटीरियम है और तीसरा है ट्राइटियम है। तो जो प्रोटियम होता है इसका परमाणु क्रमांक तो तीनों ही समस्थानिकों का एक ही होगा, क्योंकि समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 और इसका द्रव्यमान भी होता है 1। तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे 1, इलेक्ट्रॉन भी होंगे 1। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है और परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो 1 है तो 1 प्रोटॉन तो होगा ही होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए में देखो 0 दे रखा, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, 1 होती है वो ड्यूटीरियम में होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, और जो 2 होती है वो किस में होती है, आपके ट्राइटियम में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने क्या रहेगा, ए रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समस्थानिकों के डैश 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 होते हैं, मतलब समस्थानिकों के इस खाली जगह में क्या आएगा कि होते हैं, मतलब गुणों की चर्चा कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए देखते हैं अपन, रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग। ऑप्शन बी में है भौतिक गुण समान परंतु रासायनिक गुण अलग अलग। ऑप्शन सी में है भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुण समान। और ऑप्शन डी में है भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुण अलग अलग। तो दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। और इन समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये आपको 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो इनके भौतिक गुण होते हैं अलग अलग, रासायनिक गुण होते हैं समान, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो ये 4 बातें समस्थानिकों के बारे में ध्यान रखो, कभी कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो अब अपन वापस ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में है रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल है ना, क्योंकि रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी में है भौतिक गुण समान परंतु रासायनिक गुण अलग अलग, नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में है भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुण समान, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन डी में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुण अलग अलग, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसको अपने को देखना है। ऑप्शन ए में है D2O, ऑप्शन बी में है H2O, ऑप्शन सी में है T2O और ऑप्शन डी में है B2O। तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, D2O। D2O में O का मतलब तो ऑक्सीजन हो गया और D का मतलब है ड्यूटेरियम। ठीक है, H2O में H का मतलब हाइड्रोजन है और O का मतलब ऑक्सीजन है। T2O में T का मतलब ट्राइटियम है और O का मतलब ऑक्सीजन है। B2O तो B2O है, ये इस प्रकार का सूत्र नहीं बनता है जल का। ठीक है, ये बोरोन है। ठीक है, बोरोन और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, इनमें से जो ड्यूटीरियम का जो समस्थानिक है यदि वो जल में पाया जाता है तो उसी को अपन बोलते हैं भारी जल। तब उसका सूत्र H2O के स्थान पे क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2O, क्योंकि ड्यूटीरियम समस्थानिक का प्रतीक क्या लिखते हैं अपन, D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, D2O। D2O को भारी जल कहा जाता है और इसका उपयोग है वो परमाणु भट्टियाँ होती है उसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए में है यूरेनियम 234, ऑप्शन बी में है यूरेनियम 238, ऑप्शन सी में है आयोडीन 131 और ऑप्शन डी में है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है उसमें यूरेनियम के समस्थानिक दे रखे हैं। एक तो यूरेनियम का समस्थानिक 234 वाला दे रखा है और ऑप्शन बी में दे रखा है यूरेनियम 238 वाला दे रखा है। आगे बात समझ में, तो इनमें से फिर आगे से में देखो, से में है आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 का उपयोग किस में करते हैं? गाइटर या गेंगा रोग के उपचार में करते हैं। और कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है वो किया जाता है अपने जो कैंसर रोग होता है उसके उपचार में। अब जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसमें से जो 238 वाला समस्थानिक है यूरेनियम का, इसका उपयोग है वो किस में करते हैं? परमाणु रिएक्टर जो होता है उनमें ईंधन के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 238। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केनाल रे नामक धन आवेशित विकिरण की खोज किसने की? तो केनाल रे जो किरणें हैं ये धनावेशित होती है और इनकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए देखते हैं रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है नील्स बोर, ऑप्शन सी में गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी में है जेम्स चैडविक। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल कहते हैं। और ऑप्शन बी में नील्स बोर, तो नील्स बोर ने भी एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको बोर का परमाणु मॉडल या सौरमंडल मॉडल कहते हैं। ऑप्शन सी में है गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में धनावेशित किरणों की खोज की थी जिनको इन्होंने केनाल रे नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ऑप्शन डी में दे रखा है जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्डस्टीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए कूट का मिलान कर सही उत्तर दीजिए। तो कूट क्या है उसको अपन देखते हैं। ए है रदरफोर्ड और सामने लिखा हुआ है सौरमंडल मॉडल। बी में है नील्स बोर, सामने लिखा हुआ है क्रिसमस केक मॉडल। और सी में है थॉमसन, सामने लिखा हुआ नाभिकीय मॉडल। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो दे रखे हैं वैज्ञानिकों के नाम और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके द्वारा दिए गए परमाणु मॉडलों के नाम। तो ये जो परमाणु मॉडल है वो क्रम से नहीं है, ठीक है, आगे पीछे है। तो अपने को क्या इनमें से ये जो कूट दिया हुआ है इनमें से सही ऑप्शन चुनना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो अपने को पता है रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसको अपन नाभिकीय मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो नाभिकीय मॉडल से मिलान करो तो ए में आ जाएगा 3। तो ए में 3 किस में है? ए में 3 है, देखो ऑप्शन आप देखो से वाला, तो से वाले ऑप्शन में ए में 3 दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन बी में दे रखा है नील्स बोर। तो नील्स बोर ने कौन सा परमाणु मॉडल दिया था? बोर का परमाणु मॉडल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सौरमंडल मॉडल। क्या बोलते हैं? सौरमंडल मॉडल। तो बी में आ जाएगा 1। बी में क्या आ जाएगा? 1। तो अभी तक तो से वाला सही है। ठीक है, और लास्ट में है सी में दे रखा है थॉमसन। और थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? क्रिसमस केक मॉडल दिया था। ठीक है, या तरबूज मॉडल। तो सी में आ जाएगा 2। तो ऑप्शन जो से है उसमें सी में 2 दे रखा है। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर है वो से ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है नील्स बोर, ऑप्शन सी में है थॉमसन और ऑप्शन डी में है जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन जो दे रखा है ए, जिसमें दिया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था दोस्तों, स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा कण परिकिरण प्रयोग। तो उस प्रयोग में ही उन्होंने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, बाकी नील्स बोर और थॉमसन नहीं होगा। और जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रदरफोर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल है वो पढ़े हैं। यदि वो मॉडल आपने
ध्यान से नहीं पढ़े हैं या आप उन्हें पढ़ना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाओ केमिस्ट्री की, और उसमें सारे एक एक मॉडल के अलग अलग वीडियो दे रखे हैं, अच्छे से उनमें समझा रखा है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था। तो परमाणु मॉडल देने वाले कौन कौन थे। ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, इन्होंने भी दिया था परमाणु मॉडल। ऑप्शन बी है नील्स बोर, इन्होंने भी परमाणु मॉडल दिया था। ऑप्शन सी में है थॉमसन, इन्होंने भी परमाणु मॉडल दिया था। और ऑप्शन डी है डाल्टन, परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब रदरफोर्ड, नील्स बोर और थॉमसन है, इनमें से सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था आपके थॉमसन ने, है ना। उसके बाद में दिया था रदरफोर्ड ने, और उसके बाद में दिया था नील्स बोर ने। तो सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल है वो देने वाले थे थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। धन्यवाद।